ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ईस्ट डी विद अनिल सर। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया यानी वर्ब। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और आपको बता दूं कि ये क्रिया का पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, या फिर जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। या फिर सिंपल अर्थ में इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। अब कर्ता कौन यहाँ पर है? भाई, कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, खाना है, पीना है, लिखना है, खेलना है, चलना है, दौड़ना है आदि। तो ये सारे जो कार्य हैं ये कर्ता के द्वारा किए जाते हैं और कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपकी क्रिया होती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपकी क्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि सोहन पानी पीता है, तो सोहन यहाँ पर क्या हो गया? सोहन आपका यहाँ पर कर्ता हो गया। और पानी क्या हो गया? पानी आपका कर्म हो गया। जबकि पीता क्या यहाँ पर हो गया? पीता आपका यहाँ पर क्रिया हो गई। तो सोहन यहाँ पर कर्ता है और पीना यहाँ पर क्या है? एक क्रिया है। तो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपकी क्रिया कहलाती है। और आई होप कि ये पॉइंट आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो कुछ नोट दे रखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में क्रिया के रूप जो हैं लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। आपके सामने दो वाक्य लिखे हुए हैं, मतलब इसको आप सुनिए। एक है यहाँ पर सोहन पानी पीता है, एक यहाँ पर है राधा पानी पीती है। देखिए, सोहन यहाँ पर पुल्लिंग है जबकि राधा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अब सोहन के लिए आपने यहाँ पर यूज़ किया पानी पीता है, जबकि वही आपने यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया पानी पीती है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर पुल्लिंग होगा तो उसके लिए यहाँ पे अलग स्टेप होंगे और अगर स्त्रीलिंग होगा तो उसके लिए यहाँ पर तरीका अलग हो जाएगा। जैसे सोहन पानी पीता है जबकि राधा पानी पीती है। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि सोहन पानी पीती है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और या फिर ऐसा भी नहीं करेंगे कि राधा पानी पीता है, ये गलत हो जाएगा। पुल्लिंग के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे पीता है, जबकि स्त्रीलिंग के लिए आप यूज़ करेंगे पीती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है वचन। अब देखिए वचन में क्या प्रभाव पड़ता है। सपोज करिए कि एक पर्सन कोई है, मतलब कोई मान लीजिए वहाँ पर एक वचन कोई है, जैसे मोहन है, तो मोहन दौड़ रहा है। जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए, मान लीजिए आप बच्चे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़े बोलेंगे बच्चे दौड़ रहा है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि वचन का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर एक वचन है तो इसका सेंटेंस कुछ और तरीके से बनेगा, जबकि यहाँ पर बहुवचन है तो इसका सेंटेंस कुछ और तरीके से बनेगा। और आई होप कि ये पॉइंट आपको अब अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। आगे आपके सामने यहाँ पर है धातु यानी रूट। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है खेल, लिख, पढ़, सुन, गा आदि। देखिए यहाँ पे यही सारे आपके मूल शब्द यहाँ पर हैं और इसी में आगे हम कोई शब्द को जोड़ देंगे या कोई प्रत्यय को जोड़ देंगे तो आपका मेन क्रिया बन जाएगी। तो धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का समान रूप बन जाता है। और कैसे बनता है इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़ना, क्या लिखा है? पढ़ना। यहाँ पे लिखा है लिखना, यहाँ पे लिखा है सुनना। तो तीन आपके यहाँ पर ये जो है सामान्य रूप आपका होगा क्रिया का। अब देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे पढ़ लिखा है, तो ये आपका मूल शब्द हो गया, ये आपका मूल शब्द हो गया। यहाँ पे आपने लगाया ना, आपने आगे जोड़ दिया तो आपका बन गया पढ़ना। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे लिख लिखा हुआ है, ठीक है, लिखना लिखा हुआ है, तो लिख का जो मूल शब्द है वो है लिख। हमने इसमें ना जोड़ दिया तो हमारा बन गया लिखना। ऐसे यहाँ पर है सुनना, तो सुनना का जो मूल शब्द है वो है सुन। हमने ना जोड़ दिया तो बन गया सुनना।
तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जो आपकी क्रिया का जो मूल शब्द होता है वो आपका धातु कहलाता है, और धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का समान रूप बन जाता है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि बिना धातु के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगला आपका यहाँ पर है क्रिया के भेद। अब हम लोग यहाँ पर क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रचना अथवा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है सकर्मक क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आपका होता है अकर्मक क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया, और देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का आशय यहाँ पर क्या है? जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश यहाँ पर क्या है? रमेश यहाँ पर करता है, और यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। रमेश जो है पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म यहाँ पर है पुस्तक। यहाँ पर है पुस्तक, मतलब जो रमेश किताब पढ़ रहा है, तो जो पढ़ने का जो सेंस जा रहा है वो जा रहा है पुस्तक के ऊपर। मतलब सीधे यहाँ पर कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे यहाँ देखिए, माँ खाना बनाती है, तो माँ यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। यहाँ पर माँ यहाँ पर कर्ता हो गई, और यहाँ पर बनाना जो है ये आपका क्रिया हो गया है। लेकिन क्रिया का जो फल जा रहा है, क्रिया का जो इम्पैक्ट जा रहा है, वो आपका खाना पर जा रहा है, ना कि यहाँ पर कर्ता के ऊपर जा रहा है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलते हैं आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि इन दोनों वाक्यों में पढ़ता तथा बनाती ही का फल क्रमशः पुस्तक और खाना पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक क्रिया हैं। मतलब सिंपल सी बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि कोई भी इम्पैक्ट है, कोई भी प्रभाव है, वो कर्ता पर ना पड़कर उसके कर्म पर पड़ता है, तो आपके यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। आपके यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, जिसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका यहाँ पर है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा आपका यहाँ पर है द्विकर्मक क्रिया। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी एक ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है ना, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लें, या फिर अगर आप शब्द को अच्छे से पढ़ लें, तो आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है एक कर्मक क्रिया, इसका मतलब क्या है? एक कर्म की बात हो रही है। द्विकर्मक मतलब यहाँ पे दो कर्म की बात हो रही है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसको डेफिनेशन के माध्यम से, बट अगर इसको आप यहीं से समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे एक कर्मक क्रिया की परिभाषा क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है, जहां पर केवल एक ही कर्म होता है, तो वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है या कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है पप्पू दूध पीता है, तो यहाँ पर क्या है? जो पप्पू है यहाँ पर वो करता है, पीना यहाँ पर क्रिया है, और दूध जो यहाँ पर है वो आपका कर्म है। मतलब जो पप्पू दूध पी रहा है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो दूध पे जा रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि धोबी कपड़े धोता है। अब धोबी यहाँ पर कर्ता हो गया। यहाँ पे धोना जो है यहाँ पे एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, और जो कपड़े यहाँ पर एक कर्म है। तो यहाँ पर देखिए जो धोबी का जो इम्पैक्ट है वो जा रहा है सीधे कपड़े पे। तो कहने का आशय यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो केवल यहाँ पर एक ही कर्म दिया हुआ है। यहाँ पे केवल एक ही कर्म है, यहाँ पर दूध आपका है और यहाँ पर आपका कपड़ा है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में दूध और कपड़े कर्म है, और वाक्य में एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे एक दूध आपका कर्म है, यहाँ पे एक आपका कपड़ा कर्म है। तो जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे हम लोग एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। तो अगला यहाँ पर है द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है देखेंगे यहाँ पर। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि द्विकर्मक मतलब दो कर्म। तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रोहन अपने भाई को पुस्तक देता है। रोहन अपने भाई को पुस्तक देता है, तो आप देखिए यहाँ पर रोहन तो आपका यहाँ पर कर्ता हो गया, और देना आपका यहाँ पर क्रिया हो गया।
लेकिन यहाँ पे भाई है और पुस्तक है, यहाँ पे दो कर्म है। अब दो कर्म है तो पक्का यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया ही होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो रोहन यहाँ पर क्रिया है, रोहन यहाँ पर कर्ता है और देना यहाँ पर क्रिया है, और जो भाई है और पुस्तक है ये यहाँ पर कर्म है। अतः यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हुई। आगे देखिए, यहाँ पे है रोहित ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अब रोहित क्या है? रोहित यहाँ पर कर्ता है, खिलाना यहाँ पर क्या है? एक क्रिया है। लेकिन कुत्ते और रोटी जो दो शब्द यहाँ पर हैं ये आपके कर्म हैं। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वो आपका द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया क्या होती है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा क्या लिखी है कि अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित, मतलब जहां पे कर्म हो ही ना। तो अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित, जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जिस वाक्य में क्रिया का फल जो है, क्रिया का जो इंपैक्ट है, प्रभाव है, वो सीधे कहां पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। और कर्ता कौन होता है? जो कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है वो कर्ता होता है। तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है या फिर वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बात करें यहां पर बालक सोता है। सोना क्या है? एक क्रिया है और बालक क्या है? कर्ता है। तो सोने का जो सीधा प्रभाव है बालक पे जा रहा है, मतलब यहां पे आप देख रहे होंगे तो कर्म मिसिंग है, यहां पे कर्म नहीं है। अगले देखते हैं एग्जांपल पर। तो यहां लिखा है विद्यार्थी पढ़ता है। अब विद्यार्थी यहां पर क्या है? ये आपका यहां पर कर्ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। आप यहां पे देखेंगे यहां पे कर्म यहां पर भी मिसिंग है, कर्म यहां पर नहीं है। तो सीधा सीधा पढ़ने का जो इंपैक्ट है, प्रभाव है, वो विद्यार्थी पे जा रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, जहां पर भाई जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े वही हमारा कर्मक होता है, और यहाँ पर कर्म है नहीं तो सीधे सीधे इंपैक्ट हमारे कर्ता पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसे लिखा भी हुआ है कि इन वाक्यों में सोता है, पढ़ता है, नाचती है, क्रिया का फल क्रमशः बालक, विद्यार्थी और लड़की पर पड़ रहा है। भाई सोने का जो प्रभाव है वो बालक पे पड़ रहा है, पढ़ने का प्रभाव जो है वो विद्यार्थी पे पड़ रहा है, और नाचने का प्रभाव है वो लड़की पर पड़ रहा है। अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जानना यहाँ पर है। देखिए नोट में मैंने मेंशन क्या किया आपके लिए यहाँ पर। देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करके की जा सकती है। मैंने आपसे क्या बोला? क्या, किसे या किसको। क्या, किसे या किसको के द्वारा हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये चीज अकर्मक है या सकर्मक है। यदि उत्तर प्राप्त हो तो वह सकर्मक होता है, अगर हमको उत्तर मिल जाए तो वहां पे क्या होता है? आपका सकर्मक होता है। और अगर उत्तर प्राप्त ना हो तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको समझते हैं भी, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सब समझ में आ जाएगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि आपको क्या, किससे और किसे से प्रश्न करना है। अगर आपको उत्तर मिल जा रहा है तो आपका सकर्मक होगा, उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपका अकर्मक होगा। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग बात करते हैं सकर्मक, यहाँ पे सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। सकर्मक क्रिया यहाँ पे जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो आप क्वेश्चन करिए रमेश क्या पढ़ता है, तो यहाँ पे हमें मिला उत्तर कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन करें, यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है वो है माँ खाना बनाती है। अब क्वेश्चन करिए कि माँ क्या बनाती है, तो आपका आंसर मिल रहा है यहाँ पर खाना बनाती है। तो अगर आपने यहाँ पर कहने का आशय यहाँ पर ये कि आपने क्या से, किसे और किससे अगर आपने प्रश्न किया और अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो आपका सकर्मक क्रिया होगी। अगर आपने क्या, किसे और किससे क्वेश्चन किया और इसका अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आपका यहाँ पर फिर अकर्मक क्रिया होगी। हम लोग अभी अकर्मक क्रिया में भी देखते हैं, अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अकर्मक में क्या है। अब आप क्वेश्चन करिए बालक सोता है, क्या सोता है, आपको आंसर मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। विद्यार्थी पढ़ता है ना, तो विद्यार्थी क्या पढ़ता है, पता नहीं चल पा रहा है। नॉवेल पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, जीवनी पढ़ रहा है, परिचय पढ़ रहा है, क्या पढ़ पा रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं समझ में यहाँ पे आ रहा है ना। ऐसे लड़की नाचती है तो लड़की क्या नाचती है, लड़की किसे नाचती है, लड़की किससे नाचती है,
कुछ नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पर, अतः आपका यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। और आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जहां पर आपने मतलब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में पहचान क्या है कि आप क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करेंगे, और अगर आपको इसका उत्तर मिल रहा है तो आपका सकर्मक क्रिया होगा, और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपका यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? अगर अभी भी डाउट है तो अगर आपको यहाँ पे डाउट लगता है कुछ तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे क्रियाओं के अन्य भेद के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्रियाओं के अन्य भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है? सामान्य क्रिया। पहला आपका यहाँ पर है सामान्य क्रिया यानी सिंपल वर्ब। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जहां पर केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वहां पे आपका सामान्य क्रिया होती है। अभी हमने जो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि जहां पर एक कर्म हो वो आपका एक कर्मक होता है, लेकिन जहां पर एक क्रिया का प्रयोग किया गया हो वो आपका सामान्य क्रिया यानी सिंपल वर्ब होती है। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए, मनोज फल खाता है, तो मनोज क्या है? यहां पर करता है, फल क्या यहां पर है? कर्म है, और खाना क्या है? यहां पर क्रिया है। तो अब देखिए यहां पर एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पर सीता पत्र लिखती है। सीता क्या है? सीता आपके यहाँ पर करता है, ठीक है। पत्र क्या है? ये कर्म है, और लिखना क्या है यहाँ पर? ये आपका एक क्रिया है, एक यहाँ पर कार्य है। तो यहाँ पर भी देखिए, ढंग से देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको केवल एक ही यहाँ पर क्रिया मिलेगी, अतः यहाँ पर सामान्य क्रिया है। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहते हैं। अगला यहां पर है संयुक्त क्रिया। अगर आप नाम से ही इसके परिभाषा को आप क्लियर कर सकते हैं, तो जैसे यहां पे लिखा कि जिस वाक्य में क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहां पर जो क्रिया है वो दो या दो से अधिक हो तो वहां पे हम लोग संयुक्त क्रिया उसको बोलेंगे, यानी कंपाउंड वर्ब बोलेंगे। देखिए कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर कोई चीज बनी हो, या फिर संयुक्त का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनी हो। तो जिस वाक्य में क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूं, अब देखिए यहां पर मैं पढ़ सकता हूं, तो यहां पे पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, और सकना भी यहां पर क्या है? एक क्रिया है। मतलब यहां पे आप दो क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब दो क्रिया का प्रयोग होगा तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ऐसे देखिए यहां पर है राम खाना खा चुका है। एक तो खाना है, वो खाना मतलब भी एक क्रिया होती है, मैंने खाना खा लिया। एक यहाँ पे चुका है भी यहाँ पर है, वो भी क्रिया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं, अतः यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस वाक्य में पढ़ और सकना दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। एनी डाउट? आई होप कि इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये दिमाग में रखना है कि जहां पर दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो वहां पर संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब होता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, ये भी काफी आसान है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया यानी कैजुएटिव वर्ब। देखिए इसकी परिभाषा क्या यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझिए यहाँ पर कि जिन क्रियाओं में कर्ता यानी जो करने वाला है वो काम स्वयं न कर वो काम किसी और से करवाता है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी क्वेजेटिव वर्ब आपका होता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। अध्यापिका छात्र से किताब पढ़वाती है। देखिए अध्यापिका क्या यहाँ पर करता है, और यहाँ पर जो किताब पढ़वाना ही आपका क्रिया है, लेकिन किताब किससे पढ़वा रही है? छात्र से पढ़वा रही है, स्टूडेंट से पढ़वा रही है। ऐसा तो है नहीं कि किताब खुद पढ़ रही है। मतलब यहाँ पर जो कर्ता होता है, यहाँ पर जो कार्य करने वाला होता है वो कार्य खुद ना करके किसी और से कार्य करवाता है, किसी दूसरे पर्सन से कार्य करवाता है, काम करवाता है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो आपको ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके वो कार्य किसी और से करवाता है, तो आपका यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। अगला समझते एग्जाम्पल। तो अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि रमेश सोहन से पत्र लिखवाता है। अब देखिए रमेश यहाँ पे पत्र खुद ना लिखकर वो किसी और से लिखवा रहा है। किससे लिखवा रहा है? सोहन से लिखवा रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्लियर?
देखिए बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पॉइंट इसमें क्लियर ना हो, है ना। तो बस इतना आप समझिए, पॉइंट आउट करिए इसके अंदर कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर वो कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि इस वाक्य में पढ़वाती है, लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसका कर्ता क्रमशः अध्यापिका व रमेश है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए यहां पे लिखा नाम धातु क्रिया यानी नॉमिनल वर्ब। पढ़ते हैं इसकी परिभाषा पहले। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों पर प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों पर प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। और नाम धातु का अर्थ क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। ये चीज आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगी। देखते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो शब्द जो है आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्योंकि परिभाषा में हमने तीनों की बात की है, संज्ञा की, सर्वनाम की और विशेषण की। यहाँ पे नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी? अब देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया कि शब्द में जब हम लोग ना प्रत्यय लगा देंगे, जब ना को जोड़ देंगे, तो आपका यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा है, जैसे आपका बात, तो हमने क्या किया, बात में हमने यहाँ पे ना लगाया, तो यहाँ पे क्या बन गया? तो शब्द जो आपका बात है, इससे आपका नाम धातु क्रिया बनेगी बतियाना। ऐसे यहाँ पे आपका शर्म है, संज्ञा है, तो शर्म का क्या बनेगा? नाम धातु बनेगा आपका यहाँ पर शर्माना। ऐसे झूठ का है, झुठलाना। आप सर्वनाम है, इसका क्या बनेगा? अपनापन। दूसरा आपका यहाँ पर है लज्जा, लज्जा यानी विशेषण यहाँ पर है, तो इससे क्या बनेगा? लजाना। तोतला विशेषण यहाँ पर है, इससे बनेगा तुतलाना। और गर्म विशेषण यहाँ पर है गर्माना। फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे शब्द हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं ताकि आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जब हमने यहाँ पे ना को जोड़ा, तो यहाँ पर हमारा नाम धातु क्रिया बन गया। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों पर प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं, या सर्वनाम तथा विशेषण। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट यहां पर है पूर्वकालिक क्रिया यानी एब्सोल्यूटिव वर्ब। देखिए जिन क्रियाओं से पहले कोई अन्य क्रिया है, तो उन्हें हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए अब देखिए, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, यानी जिन क्रियाओं से पहले कोई अन्य क्रिया है, ठीक है। कोई क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है, तो उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कितना आसान है, मतलब आप केवल आप हेडिंग से जान सकते हैं कि परिभाषा क्या कहना चाह रहे हैं। तो किसी क्रिया से पहले जब कोई दूसरी क्रिया आ जाती है, तो आपकी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं किसी और तरह से इसको, कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होता है। इसका निर्माण धातु में कर प्रत्यय लगाने से होता है। क्या करें यहाँ पर, कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, ये क्रिया का मूल रूप ही होता है। ये क्रिया का जो है मूल रूप ही है, ये वर्ब का मूल रूप ही है, उसका मेन वही रूप है उसका। लेकिन इसका निर्माण हम लोग करने के लिए कर प्रत्यय लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर कर प्रत्यय को यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि जिन क्रियाओं से पहले कोई अन्य क्रिया आए, वहां पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी आपकी एब्सोल्यूटिव वर्ब होता है, ठीक है। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वह खाना खाकर सो गया। जैसा जानते हैं कि सोना क्या है, एक क्रिया है, और खाना भी क्या है, एक क्रिया है। और परिभाषा में क्या कहा गया था कि जब क्रिया से पहले हम कोई दूसरी क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले जो क्रिया प्रयोग होती है उसे हम लोग कर प्रत्यय लगा देते हैं, तो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा हुआ है यहाँ पर, कि वह खाना खाकर सो गया। तो भाई सोना एक क्रिया है और खाना भी एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर पहले वाली क्रिया में हमने यहाँ पर कर प्रत्यय लगा दिया, तो आपका यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो गया। देखिए कितना आसान है। अगर आप केवल हेडिंग को पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, तो आपको चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है कि अपना पाठ पढ़कर खेलो। जैसा कि जानते हैं कि खेलना क्या है, एक क्रिया है, और पढ़ना भी क्या है, एक क्रिया है। लेकिन भाई ये पहले क्रिया आपकी यूज हुई है, और हमने यहाँ पर इसमें कर प्रत्यय को लगा दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी।
ऐसे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राह्मण नहाकर पूजा करता है। तो करता है क्या है यहाँ पर, ये एक क्रिया है, और नहाना भी क्या है, क्रिया है। लेकिन यहाँ पे किया क्या गया है कि भाई इसमें दो क्रिया यूज हुए हैं, एक आपका ये क्रिया है, एक आपका ये क्रिया है। लेकिन पहले वाले क्रिया में हमने यहाँ पर कर प्रत्यय लगा दिया है, तो आपका ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया है। और आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका पूर्वकालिक क्रिया क्या कहलाता है, यानी एब्सोल्यूटिव वर्ब क्या कहलाता है। अगर आपको क्लियर है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्रिया को लेके, और आपसे जैसे मैंने कहा था कि इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे, तो ये आपका पार्ट 1 था, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक वीडियो में 2 पार्ट को कर सके, कंप्लीट कर सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।